गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का हम अध्याय 3 शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अध्याय 2 को जनसंख्या वितरण घनत्व और जो उसका जो वृद्धि है उसके बारे में कर लिया था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे आपका जो अध्याय 3 है जनसंख्या संगठन, वो हम करेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन। यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ जनसंख्या के वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में किया था, लेकिन इस लेक्चर में हम जनसंख्या की जो अन्य विशेषताएं हैं जैसे कि सेक्स रेशो है, लिंग अनुपात है, नगरीय ग्रामीण जनसंख्या संगठन है, आयु वर्ग है, उन सब के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। यानी कि जनसंख्या की जो और विशेषताएं जो एलिमेंट्स जो तत्व जो बचते हैं वो हम इस अध्याय में करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, जनसंख्या संगठन पॉपुलेशन कंपोजिशन, जिसको हम एक शब्द का प्रयोग जिसके लिए हम करते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा अध्याय के बारे में जानने की क्या है। किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग विशेषता होती है और लोगों को आयु, लिंग तथा उनके निवास स्थान के आधार पर अलग किया जाता है। यानी कि अगर आप देखें तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, आयु के आधार पर अलग अलग वर्ग हम जैसे देखते हैं, 3 वर्ग जैसे हमारे देश में बांटे गए हैं, बच्चों का, युवा का और वृद्ध का। लिंग के आधार पर जैसे मेल फीमेल है, पुरुष महिलाएं अलग अलग बांटी गई हैं। निवास स्थान के आधार पर जैसे ग्रामीण है, नगरीय जनसंख्या है। तो ये मेन चीजें हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा जनसंख्या को पृथक करने के अन्य विशेषताएं जैसे व्यवसाय। अब सब लोगों का जैसे व्यवसाय एक जैसा नहीं है, कोई प्राथमिक व्यवसाय करता है, कोई द्वितीयक, कोई तृतीयक, तो कोई चतुर्थक। शिक्षा के आधार पर कोई साक्षर है तो कोई निरक्षर है, और जीवन प्रत्याशा भी है। तो ये वो सब चीजें हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। जीवन प्रत्याशा क्या होती है कि जीने की जो क्षमता है वो किसी की कितनी है, कोई 80 साल जीता है एवरेज, या 70 साल जीता है किसी देश के लोग, या 90 साल जीते हैं। तो इन सब तत्वों को हम इसी अध्याय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे लिंग संगठन की, सेक्स कंपोजिशन की, और इसमें हम पढ़ेंगे लिंग अनुपात को। सेक्स कंपोजिशन या लिंग संगठन में हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो हमारे देश में जो ये विश्व की हम बात अगर यहाँ पे करें तो जो लिंग के आधार पर जो अंतर है, स्त्री और पुरुषों का जो अंतर है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप जान लें कि इसका अर्थ क्या है लिंग संगठन का, या फिर लिंग अनुपात जिसको हम कहते हैं। जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। यानी कि जो भी जनसंख्या की जिसमें पुरुषों और स्त्रियों की जो संख्या के बीच का जो अनुपात है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लिंग अनुपात कहते हैं। कुछ देशों में यह निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है, पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री जनसंख्या गुना 1000, अथवा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। अब अगर आप ध्यान दें एक बार, इसको आप कैसे याद रखेंगे, प्रति 1000 स्त्रियां जिसके ऊपर निकाल रहे हैं वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा, उससे हम डिवाइड करेंगे। प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या की बात मैंने की और गुना में क्या कर दिया 1000। कुछ देशों में तो इस सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत में सूत्र थोड़ा सा अलग है। भारत में स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की संख्या गुना 1000 किया जाता है, या फिर इसको कहूं कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात की जाती है। अगर आपके मन में एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों, तो आप ध्यान दें बेटा, अगर हम पुरुषों को ऊपर लेते हैं तो भारत में जैसे स्थिति ज्यादातर राज्यों में एक राज्य को जैसे केरला को छोड़कर क्या है, सभी राज्यों में स्थिति महिलाओं के प्रतिकूल है। यानी कि महिलाओं की संख्या क्या है सभी देशों सभी राज्यों में लगभग कम है। सभी राज्यों में भारत में कम है पुरुषों की संख्या की तुलना में। तो जो भी संख्या कम होगी उसको हम क्या लेंगे, ऊपर ही लेंगे हमेशा, और पुरुषों की संख्या क्या रह जाएगी फिर, जनसंख्या नीचे और गुना में 1000। अब जैसे कि इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देती हूँ। जैसे आपके एग्जाम होते हैं और आप अपने एग्जाम में परसेंटेज निकालते हैं अपनी, तो किस प्रकार से निकालते हैं, ऊपर तो आपको जो भी मान लो आपको 500 के आपके टोटल एग्जाम थे उसमें से आपको 400 मिले हैं, तो नीचे क्या करते हैं आप 500 करते हैं कि कितने में से आपके नंबर आए हैं, 500 में से कितने हैं 400, और मल्टीप्लाई उसको 100 कर लेते हैं। तो इसी प्रकार है कि भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्यों देखी जाती है, क्योंकि स्त्रियों की संख्या हमारे देश में कम है पुरुषों की तुलना में। लेकिन कई देशों में जहां पर स्थिति महिलाओं के अनुकूल है वहां पर पुरुषों की संख्या ऊपर आती है और स्त्रियों की संख्या नीचे, गुना में क्या होता है 1000 होता है। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद देखें कि लिंग अनुपात का महत्व क्या, हम लिंग अनुपात क्यों निकालते हैं, इससे हमें क्या फायदा मिलता है। तो देखें कि लिंग अनुपात से किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। अगर मान लो किसी देश का लिंग अनुपात हम निकालते हैं तो उससे क्या पता लग जाएगा, भाई महिलाओं की स्थिति कैसी है। अब जैसे मैंने ऊपर बताया कि महिलाएं अगर संख्या में ज्यादा है तो हम समझ जाएंगे कि महिलाओं के लिए स्थिति क्या है, अनुकूल है, और अगर उनकी संख्या कम है तो हम समझेंगे कि उनके लिए क्या स्थिति प्रतिकूल है। दूसरा, लिंग अनुपात से स्त्री पुरुषों के अलग अलग आंकड़े जैसे रोजगार के, उपभोग प्रारूप के, इसके अलावा जैसे साक्षरता के अब हम निकालते हैं हमारे भारत में, तो ये सारे आंकड़े हमें मिल जाते हैं। भाई स्त्री पुरुष अलग अलग कर लिए तो पता लग जाएगा कि स्त्रियां किस रोजगार में लगी हुई, कौन से काम में लगी हैं, पुरुष क्या करते हैं, उपभोग प्रारूप उनका कैसा है, और उनकी साक्षरता दर है वो कैसी है। तो अलग अलग आंकड़े मिल जाएंगे सभी हमें। इसने
इससे हमें अनेक जनांकी के लक्षणों जैसे जन्मता, मृत्यता, प्रवास, वैवाहिक आदि का ज्ञान भी होता है। यानी कि अगर हम अलग अलग इनको कर लेते हैं, लिंग अनुपात निकाल लेते हैं, तो जैसे जन्म दर देख लेते हैं, महिलाओं की कितनी, पुरुषों की कितनी है, मृत्यु की जो आंकड़ा है वो किस प्रकार का है, प्रवास कौन ज्यादा करा, महिलाएं ज्यादा करें कि पुरुष ज्यादा करें, वैवाहिक स्तर कैसा है आदि का ज्ञान भी होता है। और इन सभी के विश्लेषण के लिए लिंग अनुपात का ज्ञान होना आवश्यक है। आपने देख लिया होगा कि जो लिंग अनुपात है वो किसी देश के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्त्रियों के बारे में जानने के लिए, उस देश के जो रोजगार के अवसर है वो किसको ज्यादा मिले हुए हैं, साक्षरता दर वो महिलाओं पुरुषों में कितनी है आदि को अगर हमें जानना है तो हमें लिंग अनुपात उस देश का पता होना चाहिए। ये इसका महत्व है। इसके बाद बात करते हैं कि जो लिंग अनुपात है वो आपने देखा होगा कि किसी भी देश में लिंग अनुपात क्या है, एक जैसा नहीं है। सब देशों में, सब में क्या है, लिंग अनुपात अलग अलग है। कईयों में जैसे कि महिलाओं के अनुकूल और कईयों में प्रतिकूल है। तो अब बात करेंगे कि लिंग अनुपात को प्रभावित कौन करता है, किस कारण ऐसा होता है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हमें जो प्राकृतिक कारक है उनकी, जन्म दर और मृत्यु दर की, फिर बात करेंगे हम प्रवास की। तो देखें कि स्त्री पुरुष के जन्म दर में अंतर कैसे इसको प्रभावित करता है। प्रत्येक समाज में जन्म के समय नर बच्चे मादा बच्चों से अधिक पैदा होते हैं। जन्म के समय प्रत्येक 104 से 107 नर बच्चों के अनुपात में 100 मादा बच्चे होने। यानी कि अगर मैं बात करूं लड़के और लड़कियों की, तो ऐसा देखा गया है, ऐसा अनुभव किया गया है, जो भी रिसर्चर है उन्होंने ऐसा अध्ययन किया कि जो मेल जो बच्चे हैं वो फीमेल बच्चों की तुलना में ज्यादा पैदा होते हैं। इनके अनुपात क्या रहता है, 100 का जो 100 महिलाओं के 100 फीमेल चाइल्ड की तुलना में 104 या फिर 100 के अनुपात में 107 का आंकड़ा रहता है लड़कों का। यानी कि ज्यादा जन्म किसका होता है, लड़कों का या फिर नर बच्चों का। स्त्री पुरुष की मृत्यु दर में अंतर, अब अगर मृत्यु दर की बात करें तो ये बिल्कुल उल्टा आपको नजर आएगा। पुरुष और स्त्री मृत्यु दरों में अंतर होने के कारण भी लिंग अनुपात में अंतर आ जाता है। विकसित देशों में भी जीवन की सभी अवस्थाओं में पुरुष मृत्यु दर स्त्री मृत्यु दर से अधिक होती है। अगर आप देखें विकसित या विकासशील देशों में, सब में अगर आप देखें तो जो मृत्यु दर है वो किसकी ज्यादा है, पुरुषों की ज्यादा है, जबकि स्त्रियों की मृत्यु दर कम होती है। और 30 वर्ष की आयु के बाद ही स्त्रियों की संख्या बढ़ जाती है। अब 30 वर्ष तक तो क्या है कि लगभग एवरेज ये दोनों चलते हैं, लेकिन 30 वर्ष के बाद जो है वो स्त्रियों की संख्या बढ़ जाती है। और 95 वर्ष तक अगर पहुंच जाए तो अगर आप देखें तो 95 वर्ष के अगर महिला और पुरुषों को अगर अनुपात हम देखें तो प्रति 100 स्त्रियों पर केवल 50 पुरुष रह जाते हैं। यानी कि जो रेशो है वो प्रति 100 महिलाओं पर केवल 50 पुरुषों का रह जाता है। इतने कम पुरुष जैसे हो जाते हैं 95 वर्ष की आयु तक, यानी कि उनकी मृत्यु दर का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका कारण हो सकता है कि एक अनुमान है कि इसका कारण क्या हो सकता है, जैविक दृष्टि से स्त्रियां पुरुषों से अधिक सबल होती हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि जो इम्यून सिस्टम है या फिर जो जीने का जो जीवन प्रत्याशा है, जो पुरुषों और स्त्रियों की तुलना अगर करें तो किसकी ज्यादा है, वो स्त्रियों की ज्यादा है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता अगर उसकी कहेंगे तो वो किसकी ज्यादा है, स्त्रियों की ज्यादा। तो इस वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन विकासशील देशों में, ये तो थी विकसित देशों की बात, लेकिन विकासशील देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम है। अब नेचुरली अगर हम देखें तो महिलाएं क्या हैं, ज्यादा लंबे समय तक जी सकते हैं पुरुषों की तुलना में। लेकिन ऐसा क्यों, ये कारण देखें ऐसा क्यों। ऐसे समाजों में स्त्री भ्रूण हत्या, यानी कि जैसे लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, स्त्री शिशु हत्या, तो जो लड़कियां जो जन्म लेती हैं जन्म के बाद भी जैसे उसकी हत्या के मामले ज्यादा होते हैं विकासशील देशों में। स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, जैसे देखा होगा कि बाहर जैसे देशों में शादी के बाद क्या होता है कि जो घरेलू हिंसा है वो बहुत ज्यादा होती है, उसके कारण भी मौतों का जो आंकड़ा वो ज्यादा होता है आदि प्रचलित है, जिसके कारण लिंग अनुपात महिलाओं के प्रतिकूल है। अगर आप एक क्वेश्चन भी बनाकर देखें यहाँ पर, विकासशील देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम क्यों है, तो हम बता सकते हैं कि इन कारणों के कारण स्त्री भ्रूण हत्या, शिशु हत्या और घरेलू हिंसा, ये सब वो कारक है जो इनको प्रभावित करते हैं। और तीसरा जो कारक आता है वो आता है प्रवास का, जो एक प्राकृतिक कारक नहीं है। स्त्रियों और पुरुषों का प्रवास भी लिंग अनुपात को प्रभावित करता है। प्रवास में लिंगीय चयन प्रक्रिया होती है, यानी कि प्रवास ये सोच कर किया जाता है कि प्रवास स्त्री करेगी कि पुरुष करेगी। अब देखिए विकासशील देशों में स्थिति कैसे है। विकासशील देशों में मुख्यतः एशिया और अफ्रीका की बड़ी संख्या में पुरुष ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में आजीविका के लिए प्रवास करते हैं। अगर मैं बात करूं एशिया और अफ्रीका महाद्वीप की विकासशील और अल्प विकसित देश जैसे इन दोनों महाद्वीपों में आते हैं, तो यहाँ पर ज्यादातर पुरुष लोग क्या करते हैं, नगरों में प्रवास करते हैं। और क्यों करते हैं, आजीविका के लिए, रोजगार के लिए। इसके कारण गांव में पुरुषों तथा नगरों में स्त्रियों का अनुपात घट जाता है। अगर गांव में देखेंगे यहाँ पे तो कौन ज्यादा मिलेगा, महिलाएं ज्यादा। लेकिन अगर नगरों में आप देखेंगे तो कौन ज्यादा मिलेगा, पुरुष ज्यादा मिलेंगे। तो क्या होता है,
इससे स्त्री पुरुष जो अनुपात है उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। जबकि अगर मैं विकसित देशों की बात करूं, विकसित देशों में स्त्रियों का प्रवास अधिक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का कार्य पुरुष अधिक करते हैं और स्त्रियां नगरों में नौकरी करती हैं। अगर हम अमेरिका जैसे कंट्रीज की बात करें तो वहां पर जो कृषि का कार्य है वो ज्यादातर पुरुष करते हैं और महिलाएं क्या करती हैं? शहरों में जाके नौकरी करती हैं। तो उल्टा होगा, वहां पर गाँव में कौन ज्यादा है? पुरुष, और शहरों में कौन ज्यादा है? महिलाएं ज्यादा हैं। तो ये था प्रवास तीसरा कारक जो लिंग अनुपात को प्रभावित करता है। तो आप समझ गए होंगे कि जन्म दर का लिंग अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मृत्यु दर का क्या प्रभाव पड़ेगा, और प्रवास के कारण भी लिंग अनुपात है किसी देश का सेक्स रेशो है वो प्रभावित होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि विश्व का जो जनसंख्या का जो लिंग अनुपात का जो प्रारूप है वो क्या है? सामान्य प्रारूप है, वो अलग अलग है। यानी कि पूरे विश्व में जो लिंग अनुपात है वो एक जैसा नहीं पाया जाता, किसी देश में ज्यादा किसी देश में कम पाया जाता है। तो सबसे पहले तो विश्व की बात करते हैं। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। यानी कि अगर एवरेज वर्ल्ड की देखें तो आप देखेंगे कि पूरे विश्व में भी महिलाओं की संख्या कम है पुरुषों से। 102 पुरुष है महिलाओं पर। अगर 1000 पर भी यह आंकड़ा देखे तो कितना हो जाएगा? 1000 पुरुषों पर 980 महिलाएं हैं। यानी कि उनकी संख्या क्या है? पुरुषों की तुलना में कम है। विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात, अब ये दो प्रश्न आप बहुत ही ध्यान से करेंगे, काफी इंपोर्टेंट आपके दोनों प्रश्न हैं। विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात लेटविया या फिर लातविया भी जिसको कहा जाता है का है, और यहाँ 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। अगर मैं बात करूं विश्व में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात की, यानी कि यहाँ पर महिलाओं के लिए स्थिति अनुकूल अगर हम कहें तो वो भी सही रहेगा। यहाँ पर प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष निवास करते हैं। और दूसरा अगर मैं बात करूं विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात की तो वो है संयुक्त अरब अमीरात का, और यहाँ प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। यह आंकड़ा बहुत ही क्या है? बड़ा है। अगर देखें तो यहाँ स्त्रियों की स्थिति अगर आप देखेंगे तो बहुत ही दयनीय वो है। 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष यहाँ पर रहते हैं। अब अगर आप मैप में भी इन देशों को देखें तो देखें जो लैटविया या फिर लातविया जिसको हम कहते हैं वो एक यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ये आपका रूस है, इधर आपका नॉर्वे और स्वीडन है। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे बाल्टिक सागर, अगर आपके पास मैप है तो आप उसमें देखेंगे कि बाल्टिक सागर इसको कहा जाता है, और बाल्टिक सागर के ही तट पर स्थित एक देश है, ये है लातविया, और जिसका क्या है? लिंग अनुपात सबसे उच्चतम, यानी कि महिलाओं के लिए स्थिति यहाँ पर अच्छी है। और दूसरा अगर मैं बात करूं संयुक्त अरब अमीरात की, जिसको UAE शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, तो वो एक एशिया महाद्वीप का और अरब प्रायद्वीप का देश है। ये आपका जो है अरब प्रायद्वीप, इधर लाल सागर और इधर फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा देश है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये वो दो देश हैं जो एक उच्चतम लिंग अनुपात वाला और एक निम्नतम लिंग अनुपात वाला, इन दोनों को आप मैप में भरेंगे और अच्छे से देखेंगे इनकी लोकेशन को। इसके बाद बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सूचीबद्ध में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो सूची तैयार की उसमें 139 कंट्रीज ऐसी हैं वर्ल्ड में जिनमें लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है, इनकी पॉजिटिव सही स्थिति है 139 देशों में महिलाओं की। जबकि 72 देश ऐसे हैं जहां पर लिंग अनुपात प्रतिकूल है। इसमें से भारत भी एक जैसे हमारा देश आता है। एशिया में लिंग अनुपात निम्न है, और एशिया के भारत के अतिरिक्त और भी ऐसे देश है जहां पर महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तो और भी निम्न है। ये वो देश हैं जहां पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में काफी कम है। अब यूरोप और रूस की अगर बात करें, और यूरोप और रूस में रूस का कुछ हिस्सा जैसे हमारे एशिया महाद्वीप में भी है, तो यहाँ पर देखेंगे यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी है, यहाँ स्त्रियों की स्थिति बेहतर है। एक कारण पुरुषों के प्रवास का भी है। ऐसा क्यों? अब यूरोपीय कंट्रीज में आप देखेंगे तो साक्षरता जो दर है वो महिलाओं की काफी अच्छी है, तो महिलाएं क्या पुरुषों से ज्यादा। दूसरा, पुरुष प्रवास करते हैं। अगर मैप में अगर आप देखें तो यूरोपियन कंट्रीज के ज्यादातर लोग कहाँ प्रवास करते हैं? अमेरिका में जैसे प्रवास कर गए, पहले भी करा इन्होंने, अब भी जैसे कर रहे हैं रोजगार के लिए। तो इस कारण से यूरोप महाद्वीप में क्या है? महिलाओं की जो संख्या है वो क्या है? पुरुषों से ज्यादा है। इसके बाद भारत की अगर बात करें तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। और ये राज्य वाइज हम अगला जो भाग रहेगा आपकी बुक का उसमें राज्य वाइज भी करेंगे, तो औसत जो भारत का है वो कितना है? 940 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। आज का जो आपका ये तो आपको सारा पढ़ना है, जो भी हमने करा वो आपको सभी चैप्टर आपको पढ़ना है, पूरा यहाँ तक का आपका चैप्टर। और जो फेयर नोटबुक है उसमें आप देखिए कि आपको आज क्या क्या करना है।
छोटे प्रश्न कुछ मैं आपको दे रही हूँ। विश्व में सर्वाधिक लिंग अनुपात किस देश का है, अभी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और ये एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, जैसे आपका मैंने कहा था कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये। विश्व में औसत लिंग अनुपात कितना है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सूची के अनुसार कितने देशों का लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल और कितने देशों का प्रतिकूल? अभी जैसे मैंने आपको बताया है, भारत का लिंग अनुपात 2011 में कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और लिंग अनुपात किसे कहते हैं, इसे कैसे मापा जाता है? फर्स्ट जो टॉपिक मैंने शुरू किया था वो लिंग अनुपात का ही क्या था, इसको किसे कहते हैं और इसको कैसे मापा जाता है, आपको वर्ल्ड का भी बताना और भारत का भी बताना है। विकासशील देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम क्यों है, कारण बताइए। तो ये भी मैं आपका अंडरलाइन कर चुकी पीछे, अगर आप देखें ध्यान से। तो ये सब आपको आज फेयर नोटबुक में करने है और उनको अच्छे से याद करना, और चैप्टर को भी आपको आज पढ़ना है क्योंकि नया चैप्टर आज हमने शुरू किया है। और आज जो हमने चैप्टर किया, उम्मीद करती हूँ वो आपको आपने ध्यान से सुना होगा और अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।